डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। क्या सारे ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो माय क्वेश्चन इज टू यू इज दैट कि ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट है, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन होते हैं, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं भी होते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट? नहीं, फिर क्या रिलेशन है? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट मे बी ट्रांजिशन मे बी नॉन ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन किसको बोल रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग? कुछ डेफिनेशन है इसकी? क्या था कंसेप्ट? जिसका डी ऑर्बिटल कैसा हो? डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड हो इन देयर ऑक्सीडेशन नंबर। जब वो कंपाउंड बनाए तब, जब वो कंबाइन फॉर्म में रहेंगे तब, जब वो एक्वस सॉल्यूशन में रहेंगे तब वो पार्शियली फिल्ड रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। और अगर वो कंप्लीटली फिल्ड रहेंगे तो वो ट्रांजिशन नहीं रहेंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे नॉन ट्रांजिशन। तो डी ब्लॉक एलिमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन। तो नॉन ट्रांजिशन की कुछ और एग्जांपल हमारे पास है। कौन से है? Zn, Hg, Cd, Cn, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं ट्रांजिशन वर्सेस नॉन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन वर्सेस नॉन ट्रांजिशन में मुझे समझाओ क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। चलो बताओ, ट्रांजिशन के बारे में आप बताओ, नॉन ट्रांजिशन का मैं बता देता हूँ। ट्रांजिशन इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, चलो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। देखा, आप एक पॉइंट बताएंगे, मैं दूसरा पॉइंट फट से बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट, या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल। हाँ, आप बताओ और क्या है? नॉट कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, यस। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है इसमें। इसमें आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं हो पाएगी। इसमें 3D सीरीज में एक ऐसा मेटल है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता इवन दो ट्रांजिशन है। वो कौन सा है? स्कैंडियम। ये भी क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी बने क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। मेल्टिंग पॉइंट का क्या रिलेशन देखा था? क्यों मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है इनका? मेल्टिंग पॉइंट का रिलेशन कैसा था? किससे था वो? तो क्यों बढ़ता है क्रोमियम का? यस, अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, कोवैलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज, द स्ट्रेंथ इंक्रीज, द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। तो वैसे देखा जाए तो इनका मेल्टिंग पॉइंट उतना हाई नहीं रहता है, और ये हार्ड रहते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर हार्ड इन नेचर। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लेस रहेगा एंड दे आर सॉफ्ट कंपैरेटिवली। मेटल है तो मेटेलिक नेचर रहेगा ही उसका, बट कंपैरेटिवली वो सॉफ्ट रहते हैं। जेडन मेटल कंपैरेटिवली सॉफ्ट है। या नेक्स्ट, पैरामैग्नेटिक रहते हैं ये, जनरली पैरामैग्नेटिक रहते हैं। और क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड है, ये दिमाग डायमैग्नेटिक रहते हैं। या और कलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिशन एलिमेंट की कि वो कलर शो करते हैं। ब्यूटीफुल कलर रहते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे कलर रहते हैं। ऑरेंज, ग्रीन, येलो, ब्लैक, डिफरेंट डिफरेंट कलर के हमें कंपाउंड देखने मिल जाएंगे। क्या कलर? कलर शो करने का रीजन, अनपेड इलेक्ट्रॉन, नॉट ऑलवेज अनपेड इलेक्ट्रॉन, समटाइम some more reason, some other reason, that is called as CTLM, charge transfer to metal to ligand। या फिर
दो होता है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड और चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, दो होते हैं। यहाँ पे कलर शो करने का रीजन क्या हो रहा है, CpLm की CpMl, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो एक रीजन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं तो उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल रहा है, लिगेंड देता है, उसको ऐसा फील होता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो लिगेंड टू मेटल, ये सेकंड, ये नहीं, या द नेक्स्ट। और कुछ पॉइंट, वो कलर होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अगर बात की जाए तो वही पॉइंट बोल सकते हो आप। इंथैल्पी एटमाइजेशन क्या लग रहा है, क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनका जो एटमाइजेशन होगा हम लोग इजीली कर सकते हैं, बिकॉज उसकी बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे इनका इंथैल्पी एटमाइजेशन मोर होगा, बट यहाँ पे इंथैल्पी एटमाइजेशन लेस होगा, सबसे कम होगा। 3D सीरीज में सबसे लो इंथैल्पी एटमाइजेशन Zn का ही होता है, ठीक है ना। यस, तो ये पॉइंट अपना बनेगा ट्रांजिशन नॉन ट्रांजिशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन हम और आगे गए, हमने देखा कुछ डी ब्लॉक की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट को लेकर डिस्कस कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या बोला, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन पे है, तो 3D सीरीज में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन से मेटल का देखने मिलता है। एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से ग्राफ दिया है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, देयर मैग्नेटिक मींस देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। क्रोमियम का हाई है, और क्रोमियम के बाद में Fe आता है, फिर आयरन आता है। बट इन केस ऑफ Mn, एक एक्सेप्शनली Mn का बहुत ही लो है मेल्टिंग पॉइंट, सबसे लोवेस्ट में तो नहीं है बट Mn का बहुत ही लो है, इवन दो अनपेड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। और उसका क्या रीजन, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है बट ओनली अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं चाहिए था। अनपेड इलेक्ट्रॉन क्यों चाहिए था अपने को, उसको मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए। मेल्टिंग पॉइंट को अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्यों रिलेशन लग रहा था, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, कोवैलेंट बॉन्डिंग इंक्रीज, द स्ट्रेंथ इंक्रीज, यानी सब कुछ किस पे डिपेंड था, बॉन्डिंग, कितनी बॉन्डिंग को बनाएगा। अब इसके पास नो डाउट कि इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बट क्योंकि वो 3D5 में है वो कोई बॉन्ड बनाना चाहेगा, वो ऑलरेडी स्टेबल हो, क्यों बॉन्ड बनाना चाहेगा, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड है कि बॉन्डिंग कितने बना रहा है, जितना ज़्यादा बॉन्डिंग बढ़ेगा उतना उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें इवन तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है बट क्योंकि ये 3D5 में है, 3D5 में होने से ये बॉन्डिंग नहीं बनाता है, एंड दैट्स द रीजन उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो आ जाता है। और 3D सीरीज में सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका आएगा, Zn का, उससे पहले उससे थोड़ा ज्यादा कॉपर का होगा, ठीक है, क्योंकि अपन ने बोल दिया ना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये तो नॉन ट्रांजिशन है, वो तो ट्रांजिशन है, कितना भी हो जाए कॉपर। सेकंड हमारे पास पॉइंट है कि सबसे हाईएस्ट, नॉट मींस नॉट इन 3D बट ओवरऑल डी ब्लॉक में सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे हार्डेस्ट मेटल कौन सा होता है, टंगस्टन, टंगस्टन हार्डेस्ट रहता है, इवन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वो 3 मेटल पे क्वेश्चन जो अपन ने कल भी देखे थे, 3 मेटल का ऑर्डर कौन सा, Cu, Au एंड Ag, यस ये इंपॉर्टेंट मेटल है, इन पे क्वेश्चन करेगा, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सारे पॉइंट हमें एनसीईआरटी से लेना है, बट पहले अपन ने जो देख लिए थे उसको एक बढ़िया से हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे। एनसीईआरटी में ही अपने नोट्स बनाने का, इसके लिए कुछ अलग से नोट्स की नीड नहीं है, एनसीईआरटी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं अब एनसीईआरटी में ही रिवाइज करना है इसको, एनसीईआरटी से पॉइंट बनाते चले जाना, ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी से ही बन रहे हैं हमारे। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे आ जाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी हम लोग बना चुके थे, हमें ये देखना है सिर्फ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कि सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है 3D में, +7 हाईएस्ट किसका होता है, Mn का, नो डाउट। और डी में, डी ब्लॉक में ऑस्मियम एंड रुथेनियम, इन दोनों का भी +8 आता है, ठीक है ना, ओके।
और स्कैंडियम का जो है वो ओनली प्लस रहता है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर भी क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से, किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है ये हमें लर्न करना है। स्पेशली क्रोमियम के लिए +3 इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू +6। कॉपर के लिए +2 इज मोर स्टेबल देन +1। ठीक है, Mn में कौन से शो करता है, +2 +3 +6 +7। Fe के दो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड +3। तो ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर में। आफ्टर दैट और आगे बढ़ेंगे, मैग्नेटिक नेचर को डिस्कस कर लेंगे। मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर मॉलिक्यूल 3 टाइप के हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। सॉलिड स्टेट में बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया था, लेसन डिलीट है, अदरवाइज मेटेलिक कैरेक्टर 5 टाइप का था, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। बट ऑन द बेस ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है, ठीक है, डोमेन जिसको बोलते थे हम लोग, उसके अरेंजमेंट से अगेन 3 टाइप थे। एक फेरोमैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन इन पैरेलल लाइन, पैरेलल वे में अरेंज है, उसका मैग्नेटिक नेचर बहुत ज्यादा रहता है, वो परमानेंटली मैग्नेट रहता है, परमानेंटली मैग्नेटाइज, दिस इज फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक। देन एक होता है एंटी फेरो, अपोजिट, यानी एक पैरेलल एक एंटी पैरेलल स्पिन, यानी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता था। इवन तो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे बट इसका मैग्नेटिक नेचर नहीं रहता था। और एक होता था फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहता था इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक नेचर थोड़ा बहुत रहता था। तो ये टाइप थे सॉलिड स्टेट में। अभी उतना कुछ क्लास डिटेल में नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसके अदर देन हमें और कोई पढ़ना नहीं है मैग्नेटिक नेचर को, तो हम लोग इसको ओनली 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो डायमैग्नेटिक, दिमाग के बत्ती जलाओ, डायमैग्नेटिक किसको बोल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन की बात है। पहले मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ उसका बिहेवियर कैसा होता है। वो टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड वो वीकली रिपेल करता है, मैग्नेटिक फील्ड को ये वीकली रिपेल करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक, दैट वीकली रिपेल टुवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और ये आइडेंटिफाई करने का हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर एंड देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास क्राइटेरिया है, ठीक है ना। अदरवाइज कंसेप्ट यहाँ से वीकली रिपेल टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, द नेक्स्ट वन, यस, बड़ा ही प्यारा है, सबका दुलारा है, पैरामैग्नेटिक, यस, वीकली attracted toward the magnetic field. Reason? Because of presence of unpaired electron. उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, and that's the reason वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड बट एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो हमें रिमेंबर रखना है, इट्स अ फेरोमैग्नेटिक। बट फेरोमैग्नेटिक पे जाने से पहले एक पॉइंट ध्यान में रहे कि ये वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है और ये परमानेंटली मैग्नेट नहीं है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तब तक अट्रैक्टेड है, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया तो इसका अट्रैक्शन नहीं रहेगा, यानी ये टेम्पररी मैग्नेटाइज है, ठीक है, परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं रहता है। बट अब इधर आ जाओ फेरोमैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक ये पहले तो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, एंड एज वेल एज सेकंड पॉइंट, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये परमानेंटली मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। और इसके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक को तो इजीली क्लासिफाई कर लोगे, इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेंगे फेरोमैग्नेटिक के, है ना, वो एग्जांपल हमें लर्न करना पड़ेगा। और एनसीईआरटी ने वो ऐसे दिया ही है, एनसीईआरटी ने कहीं तो भी दिए है, उनको बताऊंगा मैं आपको, बट ये है वो फेरस, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम एंड
कॉपर। क्या ट्रिक बनेंगे अपने पास? फेको नी कु, फेको नी गड़कू, फेको नी गड़कू, है ना। अब कभी कभी कोई ट्रिक का कोई लॉजिक नहीं होता, वो सारे ऐसे साउथ के मूवीज है, हम लोग साउथ की सॉन्ग्स है, बस गुनगुना रहे होते हैं, तो समझ में नहीं आता है, तब तो कुछ नहीं बोलते आप लोग। अब यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, फिर सर कैसे लर्न करे? फेको नी गड़कू, फेको नी गड़कू, फेंक दे और निकल जा, फेको नी गड़कू। ये रहेगा अपना फेरोमैग्नेटिक एग्जाम्पल। बेंजीन क्या होगा? बेंजीन, बेंजीन वाटर NaCl, है ना। बेंजीन में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वाटर में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, NaCl में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, Cl में रहते थे, Cl नेगेटिव में थोड़ा है, Na पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो दे ऑल आर दिमाग की बत्ती, डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हमें लर्न करना होता है, ऑक्सीजन, यस, प्राणवायु। ये प्राणवायु नहीं रहेगा तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, है ना। तो प्राणवायु पैरामैग्नेटिक है, प्राणवायु पैरामैग्नेटिक है। किसने बताया था? वो एक्सप्लेन दिस मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। यस, मॉर्टर ने एक्सप्लेन किया था भैया। ये कुछ क्वेश्चन करेगा, ऑन विच बेसिस आप बोल रहे हो कि ये पैरामैग्नेटिक है, तो वो मॉर्ट ने बताया था। बाकी जो अनपेड इलेक्ट्रॉन से फटाफट बता सकते हैं हम लोग कि पैरामैग्नेटिक रहेगा कि डायमैग्नेटिक। और वो मॉर्ट ने बोला था कि 3 मेटल जो इवन नंबर रहते हैं उनके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बट स्टिल वो पैरामैग्नेटिक होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल जिसको हम लोग ट्रिक सेल भी लर्न कर लेते हैं, कौन सा? यस, B2O2S2, बॉस है तू, है ना, B2O2S2, ये सारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। अदर देन बाकी तो कुछ ऐसे लर्न नहीं करने इसमें, बाकी तो हम लोग फाइंड ही कर सकते हैं कि वो मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। कैसे फाइंड करते हैं? तो उसका अपने पास एक फॉर्मूला रहता है, राइट। आप लोग अगर बना चुके होंगे तो मैं आगे बढ़ता हूँ। या जेई के एग्जाम चल रहे हैं और जेई में बहुत क्वेश्चन कर रहा है नीट इनऑर्गेनिक की, और पीवाई क्यों कर रहा है। अब देखो कि जेई में भी जब केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहा है ना, वो मेमोरी बेस से पता चल रहा है, तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब अगर जेई में ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, सोचो नीट में क्या करेंगे वो। फिजिकल की भी थ्योरेटिकल डाल दिया, इनऑर्गेनिक तो डाल ही डाला, ऑर्गेनिक की भी थ्योरेटिकल डाल रहा है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन डाला है, एनालिटिकल केमिस्ट्री की भी अच्छी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस की भी क्वेश्चन उसने लिया है। तो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसने पुट किए उसमें, यानी अपने को पता होता है कंसेप्ट, ऐसे बहुत अलग से कुछ नहीं कि कुछ नए नए कंसेप्ट लेके आ गया। बताने का मीनिंग ये है कि ये सब चीजें हमें ज्यादा अच्छे से फोकस कर लेनी है। इनऑर्गेनिक की कुछ ही लेसन है बट बड़े इंपॉर्टेंट है, हमारे स्कोरिंग लेसन हमारे लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कवर करें, जितने एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो पीवाई को सॉल्व करें, जितने एमसीक्यू आप सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करें, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ ले। चले आगे बढ़ जाए। मैग्नेटिक नेचर कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला है? √n+2 for magneton. What is n here? Yes, number of unpaired electron. ये वैल्यू हमें लर्न है ऑलरेडी, आपको अगर पता है। और यहाँ पे उनका बोर मैग्नेटॉन बताओ कितना आता है। n की वैल्यू अगर 0 है तो ये तो पहले तो 0 रहेगा, और ऐसे केस में दिमाग डायमैग्नेटिक रहेगा। प्लेटॉन बाकी के सारे केस में पैरामैग्नेटिक रहेगा, और 1 में अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो √3 आ जाएगा। √3 की वैल्यू 1.73 सेकेंड 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा √8 में 2.84 2.87 आता है एक्चुअली। हाँ, नेक्स्ट 3 अगर रहा तो 3 पॉइंट, देखो कैसा है कि ये इसके आसपास ही चलता है। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट समथिंग
2 point something, 3 point something. Now 4 unpaired electron, 4 point something, and the 5 unpaired electron, 5 point something. ठीक है ना? तो ये सारे पैरामैग्नेटिक रहेंगे. मैक्सिमम कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं डी ऑर्बिटल के पास, डी ब्लॉक एलिमेंट के पास? 5. मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट जो जा सकता है डी ऑर्बिटल का, डी ब्लॉक का, वो कितना हो सकता? 5.92. दिस इज कैलकुलेटेड. थ्योरेटिकली ये 6 तक जा सकता है, सॉरी ऑब्जर्व, ये 6 तक जा सकता है, यानी इसके आसपास मैच कर जाता है. यानी डी ब्लॉक की जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मैग्नेटिक नेचर इसी फॉर्मूला से हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो, और जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर मिलता है, वो दोनों सेम चलता है. बट एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है. ये फॉर्मूले का नाम क्या है? हम लोग इसे कैलकुलेट कर ले सकते हैं, बट इसका फॉर्मूले का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एज स्पिन ओनली फॉर्मूला. हम लोग यहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन का स्पिन कंसीडर कर रहे होंगे. ये एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट फॉलो नहीं करते इस फॉर्मूला को. देखेंगे एफ ब्लॉक में हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट फॉर्मूला फॉलो नहीं करते हैं. हमारा आंसर दूसरा रहेगा, एक्सपेक्टेड अंदर रहेगा और एक्चुअल में दूसरा रहेगा उसकी वैल्यूज. पर डी ब्लॉक एलिमेंट ये रहेगा ऐसा. एग्जांपल ले लेंगे अभी. स्कैंडियम 3 पॉजिटिव. क्या आपको स्कैंडियम 3 पॉजिटिव दिखने लग जाता है? स्कैंडियम 3d1 4s2. आफ्टर लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन इट्स 3d0, therefore non-paired electron, and therefore its diamagnetic magnetic moment 0. Titanium 4 positive, vanadium 5 positive, chromium 6 positive, and Mn 7 positive. They all are कौन से नेचर? दिमाग की बत्ती जलाओ. They all are diamagnetic. ये डायरेक्ट दिखना चाहिए अपने को कि इसके पास 7 है, उसके पास 6 है, उसके पास 5 है, इसके पास 4 है. रिमेनिंग क्वेश्चन जो है अब हमें सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल इसमें और तो एग्जांपल है. कॉपर का कितना और Zn का कितना? Zn तो 2 पॉजिटिव रहेगा. कॉपर डायमैग्नेटिक कब रहेगा? +1 में. तो ये भी कुछ एग्जांपल है जहां पे वो डायमैग्नेटिक रहेगा. अब थोड़ा पैरामैग्नेटिक की तरफ आ जाते हैं. ऑब्वियसली जब मैंने बोल दिया कि पैरामैग्नेटिक है तो अब मैं ये तो क्वेश्चन नहीं करूंगा क्योंकि उसका नेचर क्या है. मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा. तो Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव हमें डायरेक्ट दिखना चाहिए. उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3d6 4s2, एंड आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट्स ओनली 3d6. और ये अपने फिंगर्स पे कैलकुलेट करने वाले काम है कि 1 2 3 4 5 फिंगर्स है, उसमें से 1 2 3 4 5 और ये 6. एक हो गया पेयरिंग, रिमेनिंग 4 है. तो दे आर अनपेड इलेक्ट्रॉन. 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन नथिंग बट 4.9 है ना. यस. तो इसका आंसर आ जाएगा 4.90 बोहर मैग्नेटॉन. भैया इसके लिए पेन पेंसिल का नीड नहीं है, माइंड का नीड है. और अपने फिंगर से आंसर बन रहे. हाँ, किसका नहीं बन सकता आपका? जिसको, हाँ यस यस, वो भी हो सकता है. जिसको अगर ये फिगर सिर्फ 5 नहीं 6 रहेंगे सपोज, है ना, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. बट अपने को तो प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, तो ये फिंगर्स में थोड़ा से ही जाने का फटाफट. Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव का मैग्नेटिक नेचर, वो तो ये नहीं तो पूछ रहा हूं मैं. मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर तो इट्स अ पैरामैग्नेटिक. यस. तो Mn2 पॉजिटिव ये 3d5 में रहता है एंड देयरफॉर इट्स की वैल्यू जाएगी 5.92 बोहर मैग्नेटॉन. निकल 2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव तो देखते ही बनता है ना आंसर. इतनी प्रैक्टिस कर दो कि आंसर देखते बने. ये Mn और Fe को तो आंखों से ऐसे देखते से कट कर दे कि फट से आंसर बन जाए अपने. हाँ, निकल के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है. निकल 28 3d8 वैसे बहुत सारे हैं. नहीं मतलब 3d8 इलेक्ट्रॉन and 4s2 after losing 2 electron 3d8 now again 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 3 इलेक्ट्रॉन पेड है, रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन अनपेड है. 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस 2.84. ठीक है ना.
कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, यस देखते थे आंसर बनना चाहिए। कॉपर 1 पॉजिटिव में तो 3d10 है, कॉपर 2 पॉजिटिव में 3d9 है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 1.73 बोहर मैग्नेटॉन, बस खत्म, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट देयर मैग्नेटिक नेचर, ये इसका मैग्नेटिक नेचर है, हमें आंसर बनने चाहिए डायरेक्ट। अब कभी कभी हो सकता है कि ऑक्सीडेशन नंबर वो हमें डायरेक्ट ना दे, हमें कॉम्प्लेक्स में दे दे या फिर कंपाउंड के फॉर्म में दे दे। MnO4 2 नेगेटिव, Fe K4 Fe CN6, क्या ही बढ़िया एग्जांपल है ना ये। बताओ MnO4 2 नेगेटिव क्या नेम है उसका, मैग्नेट कि पर मैग्नेट, पहले मैग्नेट होता है बाद में पर निकल आते हैं, पर मैग्नेट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +6, +7 में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, +6 में डी में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, देयरफॉर ये 1.73 बोहर मैग्नेटॉन बन जाएगा, ठीक है ना। नाउ K4FeCN6, what is the oxidation number of Fe in this complex? 4 point, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है Fe का, +2, Fe is in +2 ऑक्सीडेशन नंबर एंड देयरफॉर यू नो वेरी वेल ये 3d6 है, 3d6 है एंड देयरफॉर इट्स अ 4.9, अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, 3d6 में रहता है तो ठीक है। तो आपको ये फटाफट दिख जाना चाहिए इनऑर्गेनिक ऐसा है जो अपना टाइम जो है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा टाइम हमारे एग्जाम के लिए, और यहाँ पे इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हमारा टाइम सेव करेंगे। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करना है कर लो, ओके। तो मैग्नेटिक नेचर भी हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया, और उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट भी हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है डी ब्लॉक एलिमेंट का, वो है उसका एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज जब हम देखते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, 3D सीरीज का डिस्कशन हम करेंगे पर्टिकुलरली, बाद में 45D में जाएंगे। तो क्या लगता है एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 21 से 30 नंबर ऑफ शेल तो है ना, ये 3D में ही इलेक्ट्रॉन है, 3d4s, और यहाँ पे भी 3d4s में ही इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो उसी शेल में है, बट न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, यानी इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से साइज कम हो जाएगा। तो Zn से लेकर स्कैंडियम से लेकर Zn तक एटॉमिक साइज तो डिक्रीज होगा, बट ये डिक्रीज जो है ना ये स्मूथली डिक्रीज नहीं है। कैसे, चलो समझते हैं। पहले हम लोग देखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, तो ये डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने का रीजन क्या है, अभी डी में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डी में इलेक्ट्रॉन कम है, और इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन कहाँ पे, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में जो 4s है और यहाँ पे 3d है, कि 3d के अगर इलेक्ट्रॉन रिपेल करने लग जाएंगे, रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए उसको दूर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। बट अभी ये जो है न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसका साइज कम होगा। तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम में, इनमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ग्रेटर रहता है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड देयरफॉर एटॉमिक साइज डिक्रीज होता रहता है। बट जब आगे जाते हैं क्रोमियम, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकल, कॉपर तक, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है और प्रोटॉन भी ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं, प्रोटॉन जो है वो अट्रैक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन नियर अबाउट सेम रहता है, यानी इफेक्ट न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव
एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये दोनों नियर अबाउट सेम रहने से एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, ना ही डिक्रीज होता है, स्मूथली चलता रहता है, थोड़ा नियर टू कांस्टेंट रहता है, थोड़ा आगे पीछे अप एंड डाउन से, बट नियर अबाउट कांस्टेंट है। बट इन केस ऑफ Zn, कॉपर के लिए थोड़ा सा बढ़ते जाता है, और Zn जो है ना ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो Zn का जो एटॉमिक साइज है वो थोड़ा सा बिगर हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर, बट स्टिल उसका एटॉमिक साइज जो है वो स्कैंडियम से स्मॉल ही है। तो Zn का इतना ज्यादा बढ़ जाने का रीजन होता है कि अब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा आगे है डी में, Pd10 हो चुका है वो, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन ग्रेटर हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, Z इफेक्टिव से, एंड देयरफॉर इसका साइज लिटिल बिट बिगर है। तो ये है एक्चुअली स्कैंडियम से लेके जिंक तक की कहानी, जो मुझे आपको थी सुना नहीं, हम लोग एनसाइड जाएंगे ना तो वहाँ पे और डिटेल में क्लियर होगा। अच्छा, पॉइंट क्या है कि Zn का साइज सडनली इंक्रीज हो गया, तो डेंसिटी के बारे में क्या बोलते हो? कॉपर और Zn की डेंसिटी किसकी ज्यादा रहेगी, किसकी कम रहेगी? कॉपर की डेंसिटी मोर रहेंगी और Zn की थोड़ी सी कम रहने वाली है, और ऑब्वियसली यही फैक्ट है अपने पास। अब ये तो हो गया 3D सीरीज में। 4D 5D सीरीज के तो क्या ही कहना है, 4D और 5D सीरीज की साइज नियर टू सेम रहती है। क्या रीजन? 4D और 5D का एटॉमिक साइज नियर अबाउट सेम हो जाता है। उसका रीजन होता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और वहां पे बन जाते हैं फिर उनका एटॉमिक साइज सेम हो जाने से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है, और वो बना देते हैं केमिकल ट्विन्स। केमिकल ट्विन्स, लैंथेनाइड्स जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके दो इफेक्ट, उसमें से एक था पोस्ट लैंथेनाइड एलिमेंट एटॉमिक साइज फ्रॉम यस। ये देखो एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छे से दिया है, आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, एनसीईआरटी को देखो। हाँ, क्या बोला एनसीईआरटी ने? क्या बोला है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी ने बोला है फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम, देखो पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या वैनेडियम कम, क्रोमियम, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकल, इवन कॉपर भी कैसे चल रहा है, नियर टू नियरली कांस्टेंट है, थोड़ा सा है अप एंड डाउन, एंड फिर एंड देन फॉर Zn के लिए लिटिल बिट इंक्रीज, बट ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से इसका ये अगर है सपोज यहाँ पर है, ये यहाँ पे है, थोड़ा सा लिटिल बिट कम रहेगा, ठीक है ना। तो ये है अपना 3D सीरीज में। पहले क्या हो रहा है, इसमें हमें 3 जोन देखने मिलते हैं, एक डिक्रीज नियर टू कांस्टेंट एंड देन इंक्रीज फॉर Zn। कोई थोड़ा आसपास है, वैल्यूज कुछ आगे पीछे होगी, अगर हम लोग उसको टेबल से देखें, अगर टेबल से देखें हम लोग तो हमारे पास मेटेलिक रेडियस में मैग्नीज का थोड़ा ज्यादा है, राइट, 137 है एक्चुअली, वो उसको दिया नहीं उसने, बट यहाँ पे है, बट यहाँ पे इसको भी देखे ना तो 135 है। कोई बोल रहा था करके, मैं अप एंड डाउन से थोड़े से अप एंड डाउन से 135, 129, 137, 126, 125, 25, 126, 125, 125, 129, ये नियर अबाउट सेम है। Mn का थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट को ही हमें अंडरस्टैंड करना है, और ये कर लेना है कि अगर आप Mn देखोगे, Mn का और Zn का साइज नियर अबाउट सेम है, 137, 137, ठीक है। अब एक और देखो, ये तो 3D का हो गया, 4D में देखो आप, 4D और 5D में उनका साइज सेम चल रहा है ना। और उसको क्या बोला था रीजन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और वो बना देते केमिकल ट्विन्स। इधर में पॉइंट में दिया ही है, अगर आप पढ़ोगे इसको रीड करोगे, यहाँ पर वही पॉइंट दिए जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं जो हमें डिस्कस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसके बाद आने वाला नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चन वो हमसे करेगा। इट्स नथिंग बट आयोनिक साइज, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल में मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा, आईपी पे बहुत क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक ऑक्सीडेशन नंबर बड़ी स्टेबल है, जैसे Mn का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है, +2,
तो +2 से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे, +3 में लेके जाना है। +3 में जाके वो कैसे हो जाएगा, तो जाना प्रीफर करेगा क्या, नहीं, उसका आईपी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। बट अगर वो +1 में है एमएन, +2 उसका स्टेबल है, तो एमएन में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, डिफिकल्ट होगा। Mn+1 में से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव जाने वाला है, वो Mn2 पॉजिटिव जाके वो स्टेबल होने वाला है ना। वैसे Fe में अगर आ जाएंगे, Fe के बारे में क्या बोलते हो, एज कम्पेयर टू Mn से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना, Mn से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना और Fe से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना, किसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, किसमें से इजी जाएगा, Mn से डिफिकल्ट जाएगा और Fe से इजी जाएगा। एक और पॉइंट रिमेंबर रखें कि कोई भी इसमें सपोज एक मेटल है, मेटल में से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, अब उसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला, अब उसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना ऑलवेज डिफिकल्ट एंड देयरफॉर उसकी आईपी ऑलवेज मोर हाई। सेकंड से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ऑलवेज डिफिकल्ट एंड देयरफॉर उसकी आईपी और हाई। यानी फर्स्ट आईपी से ऑलवेज सेकंड आईपी मोर रहेगी, सेकंड से ऑलवेज थर्ड रहेगी फॉर पर्टिकुलर मेटल। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मेटल का सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना तो इजी है और सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो गया, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो आईपी आगे पीछे हो रही है। क्या बोलना चाह रहा हूँ, वैल्यू समझते हैं, चलो वैल्यू समझते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक मेटल ले लो और उनका फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी देखिए, कोई भी इररिस्पेक्टिव, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी एक मेटल देखो, पहला आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी, फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी, फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। पहले सेकंड, ये एक्चुअली ये कंपैरिजन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आने वाला है एक मेटल का दूसरे मेटल के साथ। जैसे अभी अपन ने देखा Mn का सेकंड आईपी और Fe का सेकंड आईपी, क्या लगता है किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, सर ये तो वैल्यू यहाँ पे दी है ना, उसके बाद में देखेंगे। बट आप कंपेयर करो पहले Mn का +2 यानी सेकंड आईपी और Fe का सेकंड आईपी, कौन जाना चाहेगा, Mn जाना चाहेगा, Fe उतना प्रीफर नहीं करेगा। वही थर्ड आईपी अगर कंपेयर करेंगे Mn और Fe में, तो किसका मोर रहेगा और किसका लेस रहेगा, Mn का मोर रहेगा और Fe का। क्या रीजन, दो रीजन हो सकते हैं इसके पीछे। यस, Mn +2 में स्टेबल है, वो +3 में बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, तो उसमें से थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना मोस्ट डिफिकल्ट, और Fe +2 ज्यादा +3 में स्टेबल है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। अब वही आप जो पॉइंट बोल रहे हैं, क्या एनसीईआरटी वो चीज बोल रही है, क्या हमें अपने पॉइंट क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, मैं क्या बोल रहा है, तू क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, एनसीईआरटी ने बोल दिया कि ये टाइम राइट टाइम नाइट टाइम है तो मान लेने का, बट एनसीईआरटी क्या बोल रही है चलो समझते हैं इसको। Mn और Fe को देखते हैं अपन, इस Mn का सेकंड आईपी है और उसका थर्ड आईपी है, Fe का सेकंड आईपी है, थर्ड आईपी है, देखो तो कंपेयर करेंगे Mn का सेकंड आईपी Fe के सेकंड आईपी से कंपेयर करेंगे। यस, Mn का सेकंड आईपी 1509 था और Fe का सेकंड आईपी 1561 है, तो Mn का आईपी लेस है सेकंड आईपी। वही थर्ड आईपी को कंपेयर करो Mn और Fe में, तो Mn का थर्ड आईपी मोर है और Fe का थर्ड आईपी कम है। यस, अब आ जाओ फर्स्ट आईपी को लेकर। अब सबसे पहले देखो सबसे हाईएस्ट फर्स्ट आईपी किसका है, हाईएस्ट फर्स्ट आईपी फ्रॉम स्कैंडियम से लेकर तो जिंक तक, फर्स्ट आईपी सबसे हाईएस्ट किसका रहेगा, जिंक का रहेगा। व्हाई, जब हम लोग जा रहे हैं तो ओनली एक फैक्टर तो नहीं है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी फैक्टर है, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मोर है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो। अच्छा, वैसा अगर देखा जाए क्रोमियम का, क्रोमियम का फर्स्ट आईपी 653 है, क्रोमियम के सेकंड आईपी का बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सेकंड आईपी कंपेयर करते हैं, क्रोमियम का सेकंड आईपी देखो और Mn का सेकंड आईपी देखो। क्रोमियम का सेकंड आईपी 1592 है
और Mn का सेकंड आईपी 1509 है। ये किसका मोर है? क्रोमियम का। Mn का कम है। इवन Fe का भी सेकंड आईपी कम है एज कंपेयर टू क्रोमियम के सेकंड आईपी से। हो ऐसा क्यों? होना तो इधर बढ़ना चाहिए, बट जो एक्सेप्शनल आ रहे हैं उसको हम लोग अंडरस्टैंड करना है। अब आप मुझे अंडरस्टैंड करवा सकते हो कि आप क्वेश्चन करते सर ऐसा क्यों, तो मैं फट आंसर देता, बट क्वेश्चन तो मैंने कर दिया। बताओ Mn का सेकंड आईपी इतना हाई क्यों है? मैटर करता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 3d5 4s1। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कितना होता है 3d5। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां से निकालना है? हाफ फिल में से, और हाफ फिल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मोस्ट डिफिकल्ट। एंड देयरफॉर Mn का क्रोमियम का सेकंड आईपी बहुत ज्यादा है। तो सेकंड आईपी का ऑर्डर क्या बनेगा? क्रोमियम, Mn और Fe में क्रोमियम का सेकंड आईपी सबसे ज्यादा है, और Mn और Fe में कंपेयर किया तो Fe का ज्यादा, Mn का क्यों कम है? ठीक है, Mn तो जाना चाहते हैं, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वहां से अपने को कुछ ये नहीं करना पड़ता है, फोर्स से अप्लाई करना पड़ता है। अब सेकंड आईपी सबसे हाईएस्ट किसका है ये भी देख लो थोड़ा। यहाँ पे Zn नहीं उसका आंसर। उसका आंसर क्या है? क्योंकि कॉपर Zn तो जाना चाहता है भैया मेरे 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, मुझे 3d10 बना दो, बट कॉपर ऑलरेडी 3d10 हो चुका था +1 में। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो 3d9 करना है उसको। 3d9 करना उसके लिए डिफिकल्ट है, बट फिर भी हो जाता है। बट उसका आईपी बहुत ज्यादा है 1958। तो सेकंड आईपी सबसे हाई सेकंड आईपी डी सीरीज में किसका है? डी सीरीज में वो है कॉपर। यस, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास है। हाँ वही मैं समझाना चाह रहा था आपको। आपने जो क्वेश्चन किया ना कि हम लोग बोलते हैं कि कॉपर +2 में स्टेबल है और उसका आईपी तो बहुत ज्यादा है। दो अलग अलग चीजें है, दो अलग अलग चीजें समझाता हूँ मैं। वो जो था हाइड्रेशन एनर्जी है जिससे वो स्टेबल हो रहा है, ये इसका आईपी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। ठीक है ना? अब जैसे कि अपन ने बोला था कि कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल है, क्या रीजन है उसका? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी उसका साइज स्मॉल हो जाता है और पानी में जाने के बाद में अपने आप को बहुत स्टेबल फील करता है। वो जाने की बात है ना, पहले तो जा रहा है, अभी तो स्ट्रगल है लाइफ में। एक बार नीट क्रॉस कर जाओगे ना उसकी बात की बात है ना, डॉक्टर बन जाओगे उसकी बात की बात है ना। अभी तो स्ट्रगल है लाइफ में, उसके बाद में फिर इजी है। वैसा इजी कभी नहीं होता है ना, कि बोलने की बातें होती है, लाइफ कभी इजी नहीं होती बेटा, स्ट्रगल है लाइफ में वट, बट फिर भी कंसिडर करते होप रहती है कि इसके बाद में आसानी है वट। तो कॉपर में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। जब इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे ना फिर रिलैक्स। नीट का एग्जाम तक मेहनत है, नीट का एग्जाम अच्छा गया ना फिर रिलैक्स, क्या अच्छा लगेगा आपको, है ना। ये सबसे 700+ हो गया आपका स्कोर। करो इमेजिन, क्यों करते नहीं? 720 का इमेजिन करो। आप 650 लेकर रह रहे हो, तो आप 650 का इमेजिन कर रहे हो तो 600 मिलेंगे। आप 720 का इमेजिन करो 700+ जाओगे। तो आपका ये गोल क्या है वो इंपॉर्टेंट है। इसको वो एक एग्जांपल दिया था इसके लिए कि वो जो स्टूडेंट है एमबीबीएस स्टूडेंट, उसका नीट में अच्छा स्कोर आ गया, बट उसको वो कॉलेज नहीं मिला जो चाहिए था। सब लोगों ने क्या किया? अपोज किया, सबने अपोज किया, इतना इजी नहीं था उसके लिए, बट फिर भी उसने एक टाइम और नीट का एग्जाम दिया, इस टाइम ज्यादा अच्छे मार्क्स मिले और उसको वो कॉलेज मिला जो उसको चाहिए था। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें से स्ट्रगल है, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, बट एक बार निकाल देगा फिर स्टेबल हो जाएगा। यस, दो अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूजन होता है इसमें, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, बट आप इसको समझ लिया, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, तो हमारे पास कुछ पॉइंट बन रहे हैं, बाद में इसको हम लोग सब अपने पास मेंशन करेंगे। अब थर्ड आईपी भी चल जाओ। थर्ड आईपी का ऑर्डर देखो, क्रोमियम, Mn और Fe के लिए सबसे इजी अगर देखेंगे अपन Mn और Fe को कंपेयर करने का, पहले सेकंड थर्ड आईपी, हाँ किसका? यस, Fe का थर्ड आईपी बहुत कम है एज कंपेयर टू Mn, और Mn का थर्ड आईपी तो 3000 क्रॉस कर दिया है। क्रोमियम में से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, Mn में से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और Fe में से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना। यस, बता दो सबसे इजी किसमें है? यस, सबसे इजी 29902962, यानी सबसे कम Fe का है। उसके बाद में क्रोमियम में से भी थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है क्या? अगर इजी तो क्यों?
क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3, तो वो भी जाना चाहेंगे ना, क्रोमियम भी जाना चाहता है, बट उससे ज्यादा प्रीफर करता है Fe। Fe तो हाफ फील्ड हो रहा है। और देन Mn का सबसे हाई है, और सबसे हाईएस्ट थर्ड आईपी किसका है? अब जिंक का इतना हाई क्यों है? ये जिंक तो 3d10 हो गया था, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d9 हो जाएगा, और स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज भी नहीं है यहाँ पे उसके पास, तो सबसे हाईएस्ट है थर्ड आईपी। अब इसमें कंपैरिजन क्या आया? फर्स्ट आईपी सबसे हाईएस्ट किसका था? जिंक का। थर्ड आईपी सबसे हाईएस्ट किसका था? सेकंड आईपी सबसे हाईएस्ट किसका था? यस, ऑब्वियसली कॉपर पे क्वेश्चन करेगा, एक पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्रोमियम Mn और Fe का सेकंड आईपी और थर्ड आईपी पे क्वेश्चन करता ही करता है। यस, ठीक है ना। तो ये तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको और भी इसको ऑब्जर्व करना है। ये तो कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता दिया। क्या क्या ऑब्जर्वेशन बताया अपन ने, चलो उसको अपन नोट डाउन करते हैं आईपी के लिए। बाकी एनसाइड आपके पास है ही। चलो पहले फर्स्ट आईपी से रिलेटेड, फर्स्ट आईपी में सबसे हाईएस्ट किसका है? फर्स्ट आईपी हाईएस्ट है जिंक, ठीक है। आफ्टर दैट वो क्रोमियम Mn और Fe का ऑर्डर बताओ फर्स्ट आईपी में। क्रोमियम Mn एंड Fe का ऑर्डर सबसे कम किसका है? क्रोमियम, उसके बाद Fe। तो यहाँ पे रेगुलर ऑर्डर चल रहा था जो होना चाहिए था फर्स्ट आईपी में। अब सेकंड आईपी भी चल जाओ। सेकंड आईपी हाईएस्ट बताना है सबसे पहले आपको, तो हाईएस्ट तो अपना इसमें कॉपर है, यू नो वेरी वेल। अब यहाँ पे इस तीनों का ऑर्डर अरेंज करो। सबसे ज्यादा Mn का सेकंड आईपी तो नहीं, Mn का सबसे कम होगा रे, सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन निकालना Mn। हाँ, क्या था ऑर्डर? क्रोमियम और Fe में किसका ज्यादा है? क्रोमियम का सबसे हाईएस्ट है, क्रोमियम टॉप पे चला गया, Fe सेकंड हाईएस्ट और Mn सबसे कम। अब इसमें क्रोमियम सबसे आगे क्यों चला गया? क्योंकि इसका फर्स्ट आईपी, फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा स्टेबल है, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, बाकी ये तो नॉर्मल था। थर्ड आईपी पे आ जाओ। थर्ड आईपी, हाँ थर्ड आईपी में क्या था ऑर्डर? सबसे हाईएस्ट तो Zn ही था, हाँ, और ऑर्डर Fe सबसे हाईएस्ट, सॉरी Fe तो थर्ड आईपी है ना, Mn Fe का तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना सबसे इजी है Fe, फिर क्रोमियम, और सबसे डिफिकल्ट है, मोस्ट डिफिकल्ट है Mn। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तीनों का ऑर्डर भी कोई किसी से मैच नहीं करता, और ये ऑर्डर जो है वो वन ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्डर है जो वो क्वेश्चन करता रहेगा। लर्न करने से बेटर अगर इसको आपने अंडरस्टैंड किया ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने। फर्स्ट आईपी तो एज यूजुअल क्रोमियम Mn Fe, कोई रिलेशन नहीं। सेकंड आईपी में सबसे हाईएस्ट कौन है इसको याद कर लो, क्रोमियम रहेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, और थर्ड में Mn रहेगा, और सबसे कम Fe रहेगा। यहाँ पे सेकंड आईपी सबसे कम Mn रहेगा क्योंकि वो सबसे स्टेबल है। यस, तो ऐसे बाकी भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। दो एलिमेंट के क्वेश्चन है, क्या है पॉइंट? कोई कंपैरिजन ही नहीं है, देखो मैं वही समझा रहा हूँ। किसी का सपोज Mn2 पॉजिटिव और Fe का 3 पॉजिटिव, कंपैरिजन है कि चलो चेक कर लेते हैं पहले। क्या है? Mn का सेकंड आईपी 1500 के आसपास है, और थर्ड आईपी 3000 के आसपास है, ठीक है ना। तो जब भी कभी क्या बोला था, फर्स्ट आईपी से सेकंड आईपी ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, और सेकंड से थर्ड आईपी ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे इजी क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए, थर्ड आईपी से बस खत्म। किसी का भी थर्ड आईपी सेकंड आईपी से ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। जैसे कि ये देखो, फॉर एग्जांपल सेकंड हाईएस्ट आईपी किसका रहता है? कॉपर का, जो कि 1958 है, और स्कैंडियम का थर्ड आईपी देखो सबसे कम अगर है तो स्कैंडियम का है। स्कैंडियम का थर्ड आईपी भी ज्यादा है इसके सबसे हाईएस्ट सेकंड से, कॉपर के। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनता। Zn का फर्स्ट आईपी जो है, और इधर देखे, है ना, तो ये कंसेप्ट है अपने पास
वो अगर आप रिमेम्बर रखते हो तो ये बड़ा इजी हो जाएगा पॉइंट। क्या है कंसेप्ट? ये कोई भी मेटल का फर्स्ट आईपी से मोर होता है सेकंड आईपी, और सेकंड से मोर होता है थर्ड आईपी। यस, खत्म। ठीक है ना? ऐसा ही हमारे पास बात निकली तो बड़े दूर तक जाएंगी। आईपी की बात निकली है ना, तो आईपी को ही खत्म करते हैं। रुको अभी, हमारे पास है ऑक्सीजन और हमारे पास है नाइट्रोजन। बता दो किसका है सेकंड फर्स्ट आईपी मोर? अब मैं इस पे कंसेप्ट पे नहीं जाऊंगा, मुझे सिर्फ आंसर चाहिए। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट आईपी किसका मोर है? यस, नाइट्रोजन का मोर है। और सेकंड आईपी ऑक्सीजन का मोर है। ठीक है ना? फर्स्ट आईपी सेकंड। और बताओ ऐसा कुछ एक्सेप्ट ऐसे एग्जांपल दो जिसमें फर्स्ट आईपी सेकंड आईपी ऐसे चलता है। और तो मैं एग्जांपल देता हूँ, सोडियम और मैग्नीशियम ले लो। सोडियम और Mg फर्स्ट आईपी अगर लेंगे, फर्स्ट आईपी अगर लेंगे तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी है? सोडियम में से, तो Mg का मोर होता है। और सेकंड, सोडियम में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है। ठीक है, नाउ और बताओ इस एग्जांपल, मुझे और चाहिए एग्जांपल। बेरिलियम बोरॉन, फर्स्ट किसका मोर? बेरिलियम का। ये पहला इजी है, मोर है। और सेकंड, अच्छा सोडियम और नियॉन में कोई कंपैरिजन है? सोडियम और नियॉन, भैया क्या लगता है पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना किसका इजी है? सोडियम का तो बहुत इजी है, ऐसे निकल जाएगा। सेकंड आईपी, सेकंड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है ना, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया ना आपने, तो वो अब सोडियम नहीं रहा, अब वो नियॉन बन गया। अब नियॉन यानी अब इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना वैसे ही जैसे नियॉन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, और नियॉन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना अब वैसा नहीं रहा, वो नियॉन पॉजिटिव हो चुका है। अब ये उससे पहले वाला हो चुका है फ्लोरीन। ठीक है, तो अब ये देखो कि आप जनरली ये जो जितने भी एग्जांपल है आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो फर्स्ट टाइप इसका मोर है, सेकंड इसका मोर। यस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास फर्स्ट टाइप की सेकंड टाइप को लेकर। ठीक है ना? और उसका ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पे किया। यस, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। इंथैल्पी एटमाइजेशन सबसे कम किसका होता है? इंथैल्पी एटमाइजेशन जिंक है। ये है वो जिंक। ठीक है ना? इंथैल्पी एटमाइजेशन सबसे कम जिंक का। सबसे हाईएस्ट किसका है? वायनेडियम बता रहा है इसमें। तो हाईएस्ट पे कभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट लोएस्ट पे क्वेश्चन आए हैं। जेडन में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मोस्ट इजी। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डेंसिटी को देखते हैं। डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे जैसे हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे, उसका मास बढ़ रहा है, तो डेंसिटी जनरली बढ़नी चाहिए। 3.4, 4.16, 7.2, 8, 8.7, 8.9, 8.9, 7.1। बट जैसे आगे आएंगे फिर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो जैसे बोला था कि कॉपर और जेडल में याद रखना कि वो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, इंक्रीज होना चाहिए था। बस कंटेंट इंक्रीज हो जाए हो जाए हो जाए, हमारा काम इजी हो जाता था। बट एक यहाँ पे आगे पीछे हो गया, किसका? कॉपर और जिंक में। यस, कॉपर और जिंक का आईपी पे क्वेश्चन कर रहा, सॉरी डेंसिटी पे क्वेश्चन करता है, डेंसिटी ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर की डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू जिंक, और निकल और कॉपर की एनसीआईडी ने तो दोनों की सेम दी है, बट लिटिल बिट डिफरेंस है। बताओ किसका ज्यादा है, कॉपर का कि जिंक का? निकल का, सॉरी। कॉपर और निकल में, इन दोनों में जो एनसीआईडी दोनों का नियर अबाउट सेम बोल रही है, 8.9, 8.9, बट 8.9 पॉइंट समथिंग आता है, 8.9 समथिंग होता है।
ठीक है, ये अपने पास है पॉइंट कॉपर और जिंक के लिए। अच्छा, इलेक्ट्रोपोटेंशियल क्या बोला था अपन ने, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जनरली जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल है उनकी वैल्यू निगेटिव है, यानी हाइड्रोजन से बिलो है, बट कुछ मेटल हाइड्रोजन के अबव है। कौन से मेटल है वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के अबव है? मेटल, मेटल, नॉन मेटल तो बहुत सारे हैं, मेटल याद रखना है, एजी, एचजी, गोल्ड, प्लैटिनम, बट एक 3D सीरीज का मेटल है, वो मेटल कौन सा है? वो मेटल है none other than the award goes to copper with 0.34। अच्छा, यस, देखो डैनियल का वैल्यू कितना आता है, डैनियल का 1.1 क्यों आता है? इसका 0.34 है और अपना जो Zn है ना -0.76। तो ये दोनों वैल्यू रन करना कभी कभी बहुत नीडेड है, ये दोनों वैल्यू। एक तो इसको ऐड कर लो, एक तो इसको ऐड कर लो, इसको इजी है रहेगा अपने लिए क्योंकि पॉजिटिव है और पॉजिटिव में 0.34 है। जितने अपने को पास होने मार्क्स लगते हैं ना, बस उससे एक कम है। ठीक है, लास्ट टाइम का रिजल्ट मुझे याद है कि एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स पूरे गांव में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट किए और एकदम इसके साथ डीजे के साथ ढोल ताशे के साथ उसका निकला, उसका एक कैसा ये निकाले उन्होंने, रैली निकाले। उस बच्चे के मार्क्स कितने थे सोचो? वो लड़का है, मैं पहले क्लियर कर दूं लड़का है, लड़की तो इधर 95%, 99% लेकर भी रोती रहती है। इधर कितना? उसको 3 सब्जेक्ट में ग्रेस मिली थी, विद ग्रेस के साथ वो पास हुआ था। 35, 35, 35। बोले हमारे फैमिली, मतलब हमारे इसमें बच्चा आपको लगाए तो बोले पास हो जाएगा, पास हो गया, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है ना? और वही देखते हैं अपने लड़कियां जो है 99% लेकर भी, ये 99 एक कहां से चला गया एक मार्क्स कहाँ चला गया वो? ठीक है, नहीं बट यही तो चीज होती है ना जो उन्हें आगे बढ़वाती है। आज देखिए ना, हर जगह पे वही लोग आगे हैं, गर्ल्स इतने आगे क्यों है? यही चीज उनको आगे लेके जाती है। हम लोग 35 में भी खुश है, वो 95 लेकर भी खुश नहीं है, तो और ज्यादा चाहिए, तो 4 कहाँ चले गए, 5 मार्क्स कहाँ चले गए, वट एवर। तो ये 0.34 इसका याद रखना, और डैनियल का तो 1.1 होता ही है। तो अब रिमेनिंग किसका है? फिर ये इसका है। तो ये दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सारी वैल्यू इसकी निगेटिव है, यानी ये कौन से, इनके नेचर क्या है? दे आर रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग। और कॉपर का, यस, कौन से मेटल ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं? 2 मेटल, एक कॉपर तो है ही, इसका एक भाई जो ऑक्सीडेशन करवाता है, एजी। एजी यूज करते हैं ना अपन मेटल का ऑक्सीडेशन के लिए ऑर्गेनिक में। अब +2 हो गया ना आपका, थोड़ा +3 में देखो, +3 का ऑब्जर्वेशन तो और भी अच्छा है, +3 से +2, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? +3 से +2 यानी कौन सा रिएक्शन है ये? +3 से +2 रिडक्शन, और उसका पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी है, रिडक्शन पोटेंशियल, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, पहले तीनों निगेटिव है। ये कौन से महाशय इनका पॉजिटिव दिया है? कौन है वो? ये महाशय, ये मेटल जिसका प्लस है, और वो है Mn। Mn का, और ये M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव की वैल्यू +Q है, समझो। ऑब्वियसली +3 से +2 वो दौड़े चला जाएगा, है ना? जो चीज अपने को चाहिए, जो चीज हमें चाहिए और वो हमें दी जा रही है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी तरफ दौड़े चले जाते हो। जो चीज नहीं चाहिए वो हमको दी जा रही है, तो उससे हम लोग भी दूर चले जाते हैं। बस ऐसा ही है, +3 से +2 इसका पॉजिटिव है। बट Fe का भी देखो, Fe का नेगेटिव नहीं है, Fe का पॉजिटिव है, बट वो उतना पॉजिटिव नहीं जितना Mn का है। ये क्या इंडिकेट करता है कि Fe3 पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं जितना Mn +2 में जितना स्टेबल है, उतना Fe2 पॉजिटिव उतना स्टेबल नहीं है, करके उतना पॉजिटिव नहीं है, बट स्टिल वैल्यू पॉजिटिव ही है। ठीक है ना? ये कुछ पॉइंट है जो हमें ऑब्जर्व करना है, इस तरह से ऑब्जर्व करना है। ओके,
तो ये आईपी को डिस्कशन कर लिया अपन ने डिटेल में। इंटेल एटमाइजेशन सबसे लोएस्ट जिंक का है, ये भी डिस्कस हो गया अपना पॉइंट। चलो चलते थोड़ा एनसीईआरटी देखते हैं कौन सा पॉइंट डिस्कशन करेंगे आप। आईपी डिस्कस किया, आईपी को जाके पढ़ लो आज। ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया, ये जो बोल्ड की है ना, बोल्ड वो उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन मींस कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है। वैनेडियम का +5 है, क्रोमियम का +3 +6 है, एमएन का +2 +7 है, एफी का +2 +3 है, कॉपर का +2 है। यस, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है? जो ट्रांजिशन है बट वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो नहीं करता, ये स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन हो गया था। यस, स्कैंडियम। वो कौन सा मेटल है 3D सीरीज में जिसमें लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है Mn और Y? +2 से M, +2 से M में सबसे एक ही पॉजिटिव है, कौन सा था? ये महाशय कौन है? कॉपर है, जिनका प्लस में है, बाकी सब माइनस रहते हैं, ठीक है ना? ओके, यस, ये लास्ट क्वेश्चन पे रुकते हैं फिर हम लोग। लास्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाई इज क्रोमियम इज रिड्यूसिंग एंड Mn इज ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ आर D4 कॉन्फ़िगरेशन? क्रोमियम कहाँ स्टेबल है? +3 में, वो D3 में जाना चाहता है, तो अभी +4 से +2 से यानी कहाँ जाएगा? +3 जाएगा, यानी कौन सी रिएक्शन में जाएगा? ऑक्सीडेशन में जाएगा, यानी कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग, बिल्कुल राइट है। बट Mn कहाँ स्टेबल है? +5 में, यानी सॉरी D5 में, D5 सिस्टम में +2 में स्टेबल है, तो +3 से कहाँ जाएगा? +2 यानी कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन, यानी कौन सा एजेंट? यस, तो करके ये पॉइंट है दिया हुआ, ठीक है ना? तो ऐसे ही इंटेक्स क्वेश्चन आपको सॉल्व करते चले जाने हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है, चेक करना है, अंडरस्टैंड करना है। यस, Mn +3 से +2 की वैल्यू भी यहाँ पर उन्होंने दिया है कंपैरेटिवली। देखो क्या बोला है, वेयर क्या बोला है कि Mn +2, the comparatively higher value of Mn shows that Mn +2 is particularly stable, +2 में वो स्टेबल है, और +3 से +2 Fe के लिए जो वैल्यू है ना वो उतना स्टेबल नहीं है। क्या इंडिकेट करता है कि Fe +3 में स्टेबल है। कंपैरेटिव लो वैल्यू फॉर Fe शो द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ +3। यस, तो ये है वो पॉइंट जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।